आए थे। हमारा पिछला एक महीना पहले 28 नवंबर को एक 10 लोगों का डेलीगेशन आया था। उसमें 5 सवाल चुनाव आयोग से किया गया था, इलेक्शन कमीशन से किया गया था, जिसका पिछला बार एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिला। उसी दिन रात को कुछ पत्रकारों को सिलेक्टिवली लीक किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने हर सवाल का जवाब दिया। उसके तुरंत बाद मैंने एक ट्वीट किया कि तृणमूल कांग्रेस के पास डिजिटल एविडेंस है और एक भी सवाल का एक भी जवाब इलेक्शन कमीशन पिछला बार नहीं दिया है। इस बार भी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे और 2-3 पॉइंट छोड़ के कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिला। मैं उनको एसआईआर पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाता है सिटीजनशिप पे। मैं उनको डिवीजन पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाता है इलेक्शन का फॉर्म 7 फिल करो। किसी का भी कोई कॉन्क्रीट जवाब, एक एक इशू जो हम लोग उठाए हैं मैं सारे पत्रकारों के सामने बताना चाहता हूं। पहला तो हमने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस हैं, 1,36,00,000 केसेस, और उसके अलग अलग 5-6 कैटेगरी बनाया गया है कि कुछ केसेस में पिताजी के साथ जो वोटर है उसका 15 साल का डिफरेंस है, इसलिए डिस्क्रिपेंसी में डाला है। कहीं नाम में कोई स्पेलिंग एरर है इसलिए डाला है, कहीं सरनेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए डाला है, कहीं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई एज डिफरेंस है तो डाला है, कहीं एड्रेस में कोई डिफरेंस है तो डाला है। लेकिन वो लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। कल रात को जब मैं दिल्ली आया तब मुझे पता चला कि AERO का जो लॉगिन है, ERO का नहीं, AERO, उस लॉगिन में पार्ट बाय पार्ट कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस अपलोड किए गए। लेकिन उसमें भी जो ऐप के थ्रू अपलोड किया गया उस ऐप में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, जो आज मैंने मीटिंग में बताया। जैसे ही आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के कोई केस में जाते हैं तो वहां पे 4 ड्रॉप डाउन आते हैं। एक आता है सेंड टू DEO, एक आता है जनरेट हियरिंग नोटिसेस, एक आता है फाउंड ओके, और चौथा आता है फाउंड इनएलिजिबल। अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी किसी का केस ओके है और फाउंड ओके में दबाया जा रहा है, क्लिक किया जा रहा है, तो भी हियरिंग नोटिसेस जनरेट हो रहे हैं, जिसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने माना कि ऐप में हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिचेस हो, लेकिन इसका कोई जवाब हमें नहीं मिला। दूसरा, हमने उन्हें बताया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अभी यहां आने से 2 दिन पहले हमारा स्टेट का एक डेलीगेशन वेस्ट बंगाल का CEO ऑफिस गया था। वहां पे 5 लोगों का डेलीगेशन जाके सीनियर सिटीजन्स को जिस तरीके से आइडेंटिफिकेशन और वोटर लिस्ट में नाम उठाने के लिए हैरेस किया जा रहा है, खास करके जो लोगों को मेडिकल कंडीशंस है, जो लोगों को चलने में, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होता है, तबीयत ठीक नहीं रहता है, उन लोगों को बुला के 3-3 घंटा, 2.5 घंटा, 4-4 घंटा बिठा के रखा जाए। तो हमारे डेलीगेशन ने जाके ये रिक्वेस्ट किया कि 85 के ऊपर अगर पोस्टल बैलेट में वोट लिया जा सकता है तो हियरिंग क्यों नहीं घर जाके आप कर सकते हैं। तो उसको ऑनर करते हुए परसों ही रात को एक नोटिफिकेशन CEO का ऑफिस से निकाला गया, जहां पे बताया गया कि 85 के ऊपर जिनकी उम्र है उनको हियरिंग में नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन हमने कल एक डेलीगेशन गया था CEO के ऑफिस में, और आज हम 10 लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिक्वेस्ट किया है कि 60 के ऊपर जिसका उम्र है, मान लीजिए जिसका मेडिकल कंडीशन है, जिसका तबीयत ठीक नहीं है, जिसको कोमॉर्बिडिटी है, या दिव्यांग जो लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसको मूव करने में दिक्कत है, व्हील चेयर में बैठते हैं, इन लोगों को इस हियरिंग प्रोसेस में बुलाकर हैरेस ना किया जाए। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं इसको देखूंगा, चर्चा करूंगा। इसमें कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, बट मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। पूरा देश में तृणमूल इज द ओनली पार्टी टू रेज इट।
both before the Chief Electoral Officer's office and simultaneously before the Chief Election Commission in the Nirvachan Sadan, Delhi. 3 नंबर, सिलेक्टिव टारगेटिंग और इन्फिल्ट्रेशन का जो एलिगेशन है, जो सिलेक्टिवली लीक करके बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोग करते हैं कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या है बांग्लादेशी। तो मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये जो 58 लाख लोग ड्राफ्ट लिस्ट में जिसका नाम नहीं उठा है, उसमें से कितने लोग बांग्लादेशी हैं और कितने लोग रोहिंग्या हैं, जरा इसकी सूची आप सार्वजनिक करें। उनको फिर से कोई हमें जवाब नहीं मिला, वो कोई सदुत्तर नहीं दे पाए कि जिस कारण से और ऑब्जेक्टिव से इलेक्शन कमीशन एसआईआर किया कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट इंडिया में रहता है उसको पकड़ के हम लोग बाहर भेजेंगे और उसको वोटर लिस्ट में रहने का अधिकार नहीं है, जो मैं सटीक मानता हूं। लेकिन ये 58 लाख लोग जिसका नाम ये सूची से निकाला गया या डिलीट किया गया, इस 58 लाख लोगों में कितने लोग बांग्लादेशी है और कितने लोग रोहिंग्या है, इसका सूची जारी होना चाहिए। नहीं तो आपने 2 साल 3 साल से लेकर लगातार 21 के चुनाव के बाद, खास करके बीजेपी के हारने के बाद जिस तरीके से बंगाल को बदनाम किया, या तो माफी मांगी या सूची जारी कीजिए। कोई सदुत्तर नहीं मिला, कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। फिर मैंने पूछा कि इतने सारे प्रदेशों में एसआईआर का काम चल रहा है, जहां पे वेस्ट बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरला, उत्तर प्रदेश, हर जगह पे एसआईआर का काम हो रहा है। वेस्ट बंगाल में सबसे कम डिलीशन का परसेंटेज आया है 5.79%। तमिलनाडु में आया है 12.57%, छत्तीसगढ़ में आया है 8.76%, बीजेपी का डबल इंजन गवर्नमेंट गुजरात में आया है 9.95%, 9.95%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10%। केरला में आया है 6.65% और बंगाल में आया है खाली 5.5%, 5.79%। तो आप सिलेक्टिवली माइक्रो ऑब्जर्वर, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर खाली बंगाल में क्यों लगा रहे हैं, बाकी स्टेट में क्यों नहीं लगा रहे? उन्होंने कहा हमारे पास ऑफिसर नहीं है। मैंने कहा आप अभी जो एईआरओ हियरिंग कर रहे हैं उसमें भी 10 एईआरओ को बिठा के रखना है, पूरा स्टेट को भी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। दे डोंट हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट अवेयर, and the chief election commissioner is not in the scheme of things how the election commission is rolling out SIR in Bengal. ये देख के समझ में आता है कि ऊपर से कोई डिक्टेट कर रहा है और यहाँ बैठ के कोई सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसको सैनिटाइज करके चलाया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं। नहीं तो आप फाउंड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेगा तो हियरिंग नोटिस क्यों जाएगा? फाउंड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेगा तो केस क्लोज होगा। इसका कोई हमें कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। माइक्रो ऑब्जर्वर का जब हम पूछे कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। हमने कहा डीओस को जिम्मेदारी दिया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जमा होता है 5 दिन में जाके चेक करो, क्या संभव कैसे? तो उन्होंने कहा कि डीओस कैन राइट टू द सीईओस। फिर भी जरा आप मुझे बताइए कि मैंने अपने डीएलओ को एक डॉक्यूमेंट दिया कि मैं बंगाल का वोटर हूं, अभी मेरा उम्र हो सकता है 35 साल हो, 40 साल हो, 45 साल हो, लेकिन जब मैं 10th क्लियर किया था तो हो सकता है मैं तमिलनाडु से किया था या राजस्थान से किया था या दूसरा कोई स्टेट का कोई स्कूल से किया था, कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी से किया था, तो बंगाल के बाहर हो। हाउ इज इट फिजिकली पॉसिबल फॉर द डीईओ टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट? एंड देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नॉट जस्ट 1 or 2. There will be tens, thousands of documents. How is it physically and literally feasible for the DEO to verify those voluminous documents within a short span of 5 days? Isn't this decision arbitrary? उसके बाद हम लोग जो थर्ड पार्टी एजेंसीज के बारे में पूछे कि डेटा मिशन करके इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में एक एजेंसी लगाया है सर्वे करने के लिए, तो बोला अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है।
और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो जरा वहां पे सीसीटीवी का फुटेज रिलीज करे मीडिया के सामने। भाई हमारे पास तो कैमरा नहीं थे, या इलेक्शन कमीशन का प्रीमाइस में हर जगह सीसीटीवी है, चेक करके अंदर गए। तो आप अगर सच कह रहे हो, पूरा 2.5 घंटा मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज कर दो, लोग देखें क्या बात हुआ, कौन झूठ बोला कौन सच बोला। बोला हमारे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई एजेंसी को लगाया गया, हो सकता है सीईओ का ऑफिस से किया है। मैंने कहा अगर सीईओ का ऑफिस से किया है तो आप फोकस करिए। हाउ कैन द सीईओ's ऑफिस इशू डायरेक्टिव्स एंड नोटिफिकेशंस विदाउट योर अप्रूवल एंड कॉन्सेंट? तो उन्होंने वो कॉपी मांगा, हमने वो कॉपी भी दिया। उसके बाद हमने ये जो ईआरओ से बिना पूछे नाम डिलीट किया जा रहा है बैक एंड से सॉफ्टवेयर करके, इसके लिए उनसे सवाल पूछा कि कोई सॉफ्टवेयर यूज करके बिना फॉर्म 7 फिल किए इलेक्टोरल प्रोसेस में कैसे बैक एंड से आप नाम डिलीट कर सकते? तो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने न्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा तो उसका नाम डिलीट होगा। मैंने कहा सही है, एकदम सही है, न्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा, नाम डिलीट होगा। जो जिंदा है उसका नाम कैसे डिलीट होगा? बोला फिर तो वो फॉर्म 6 फिल कर सकता है। मैंने कहा लेकिन जिम्मेदार कौन है? फॉर्म 6 तो फिल कर सकता है, लेकिन ये जो गलती हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? ईआरओ है, बीएलओ है, डीईओ है, इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ऑफिस है, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमने मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वोटर मैपिंग, जब बंगाल में एसआईआर का सूचना हुआ तब, और ये मीडिया में वाइडली रिपोर्टेड था कि 45% लोग अनमैप्ड थे, डेटा नहीं मिल रहा। जब ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज हुआ तब हमें पता चला कि 88.2%, अप्रोक्सीमेटली 89% पीपल हैव बीन मैप्ड, और उसमें से कुछ लोग तो सेल्फ मैप किया है और 40% शायद प्रोजेनी मैप्ड है। तो ये बंगाल के खिलाफ जो बैड पब्लिसिटी है, बैड माउथिंग है, बंगाल को छोटा करने का जो मानसिकता है, बंगाल को नीचे दिखाने का जो मानसिकता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? We didn't receive any concrete answer. उसके बाद हमने पूछा माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में कि आपने कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त माइग्रेंट लेबर का फैमिली का कोई भी एडल्ट फैमिली मेंबर 18 साल के ऊपर जिसका उम्र हो वो फॉर्म फिलअप करेगा और उसके साथ वो फॉर्म जमा देगा। तो माइग्रेंट लेबर को खुद आने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी का घर है हुगली में और वो काम करता है कहीं बाहर में, तमिलनाडु या पंजाब में, तो हियरिंग में आप उसको फिजिकली बुला के हैरेस नहीं कर सकते। अगर देश का सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग वर्चुअल हो सकता है, अगर देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स की हियरिंग वर्चुअल हो सकता है, तो इलेक्शन कमीशन की हियरिंग वर्चुअल क्यों नहीं करेगा? तो उन्होंने कहा कि ये पॉइंट ठीक है, मैं नोट डाउन करता हूं, आई विल एक्सप्लोर और चर्चा करेंगे। जैसा बात हुआ है मैं आपको बोल रहा हूं, फिर सिलेक्टिव लीक करेगा तो हर पत्रकार, अगर आप जर्नलिस्टिक एथिक्स में बिलीव करते हो, आस्क देम टू रिलीज द सीसीटीवी फुटेज। उसके बाद बंगाल के ऊपर जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट चल रहा है, ये माइक्रो ऑब्जर्वर से स्टार्ट करके बंगाल का क्रेडिबिलिटी खराब करना, बंगालीज को हैरेस करना, बंगाल के लोगों को हैरेस करना। जैसे माइग्रेंट लेबर के केस में बिहार में जब हुआ था तब किसी को फिजिकल हियरिंग में बुलाया नहीं था, नोटिस किया था। अब नोटिस के बेसिस से उसके परिवार का, मान लीजिए परिवार का वो पत्नी हो सकता है, वो माँ हो सकता है, वो पिताजी हो सकता है, वो बेटा हो सकता है, वो बेटी हो सकता है, वो बहन हो सकता है, वो भाई हो सकता है। वो परिवार के कोई भी अगर वो नोटिस के बेसिस पे डॉक्यूमेंट लेके बीएलओ को सबमिट कर दिया, उसके बाद कभी उसको हियरिंग में बुलाया नहीं गया। तो बिहार के लिए रूल अलग और बंगाल के लिए रूल अलग थी। तो ये 8-10 सवाल हम लोगों ने पूछे और कोई भी
वो 2-3 मुद्दा, जैसे एक मैंने बोला पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक मैंने बोला 60 के ऊपर जिसका एज है और मेडिकल कंडीशन है, और दूसरा हियरिंग वेन्यू डिसेंट्रलाइज करने के लिए उन्होंने भी बोला है कि भाई हियरिंग वेन्यूज को मैं डिसेंट्रलाइज करूंगा और डीएम्स के पास और डीईओस के पास ये डिस्क्रिशन है, दे कैन यूज देयर ओन डिस्क्रिशन एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ वेन्यू। तो ये चीज स्टेट को उन्होंने लिखित में दिया नहीं था, आज मुझे बोला, पता चला, तो वी विल लुक इनटू इट कि अगर हियरिंग वेन्यूज बढ़ाया जा सकता है तो लोगों को दिक्कत नहीं होगा। उन्होंने बोला कि आपके BLA-2 क्यों हियरिंग वेन्यू में जाएगा, मैंने बोला क्यों नहीं जाएगा। अगर BLA-2 बूथ में बैठ सकता है, पोलिंग स्टेशन में बूथ का एजेंट बैठ सकता है पार्टी का, जब आप इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब BLO के साथ BLA-2 जा सकता है, तब हियरिंग में BLA-2 क्यों नहीं जाएगा। बोला नहीं जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है नहीं जाएगा, आप सर्कुलर इशू करो। बोला मैं सर्कुलर इशू नहीं करूंगा। मैं बोला सर्कुलर इशू नहीं करेगा तो BLA-2 रहेगा। अब ये जो जोर जबरदस्ती मानसिकता, वो सर्कुलर इशू इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सर्कुलर विल बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप ओरली बोलते हैं उसे कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि भाई BLA-2 नहीं रहेगा, और मैं ये दोबारा दोहराना चाहता हूं, यही सब गलती कांग्रेस ने किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पकड़ नहीं पाया, बिहार में आरजेडी कांग्रेस पकड़ नहीं पाया, इसलिए बीजेपी 88% का स्ट्राइक रेट लेके जीता है। बीजेपी महाराष्ट्र में जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी दिल्ली जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी बिहार जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। ये कोइंसिडेंस लगता है आपको? वोट चोरी तो यहां हो रहा है, वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रहा है। ये मैं दोहरा देता हूं, ये ईवीएम जो भी कहता है, जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट में नजर दे, वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है। और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हाथ, वो व्हाट्सएप के बेसिस पे डायरेक्शन दे रहे हैं। अ गवर्नमेंट फंक्शनिंग is governed by official circular and notification, not by WhatsApp directives. The union government plans to run the country on WhatsApp. The Election Commission of India wants to run the country and the state on WhatsApp without issuing any official circular and formal notifications. What is compelling them from issue and notification? Because they know if we issue a notification, all political parties in the country, including us, will have the right to challenge it in the court of law. That is why they are not doing it. Why will BLA-2s will not be allowed to be a part of the hearing venues? If they can be a part of the entire SIR process when the enumeration forms are distributed, if they can remain present within the polling station when the votes are being cast, why can't they be a part of the hearing process?